हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, पिछली बार हमने पढ़ा था भारत का सामान्य परिचय। इस बार हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि है भूगर्भिक संरचनाएं। ठीक है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। आज हम इसके जो हमारा अर्थ है उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा ये अर्थ पहले कैसा था, और कुछ समय बाद इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए और लास्ट में इसका जो परिणाम निकला फिर वो कैसा हुआ। ठीक है, तो इसमें जैसे कि मैं रफ बता देता हूँ कि पहले जो हमारा जो अर्थ था, वो पहले एक पूरे पूरा एक पूरा उसमें सिर्फ कुछ पार्ट था जो कि एक स्थलीय भाग था, और बाकी पूरे पार्ट पे सिर्फ और सिर्फ जल था। तो अब यहाँ हम शुरू करते हैं कि आगे इसमें कैसे चेंजेस आए, कितना समय लगा, इन सबको आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप अपने साथ एक रफ कॉपी ले लीजिए या फिर कोई स्पाइरल ले लीजिए, और मैं जो-जो बताऊँगा वो आप नोट डाउन करते रहिएगा, या फिर आपको जो इम्पोर्टेंट लगे वो आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इससे पीसीएस में भी क्वेश्चन आए थे, यूपीएससी तक में भी यहाँ तक क्वेश्चन आ चुके हैं, और वन डे एग्ज़ाम में तो यहाँ क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये एक पहला पहला पॉइंट है कि भूगर्भिक संरचना का विकास पेंजिया के अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड के विभाजन से प्रारंभ हुआ। इसका मतलब ये है कि जो पेंजिया है, पेंजिया क्या था, जो हमारा ये अर्थ है ना, आप देख रहे हैं ये अर्थ में ये जो स्थलीय भाग है, इस पूरे भाग को हम पेंजिया बोलते हैं। ये देखिए दोस्त, लिखा है पेंजिया, ठीक है? ये पेंजिया है, इसको बोलते हैं, इस पूरे सरफेस को बोलते हैं पेंजिया। ये एक समूचा भाग है, ठीक है? तो क्या हुआ कि आगे ये 250 मिलियन 225 मिलियन वर्ष पहले की बात है। उस समय हमारा एक सरफेस था, जो पूरा हमको हम पेंजिया बोलते थे, ठीक है? फिर उसके बाद बहुत समय बीता, तो लगभग आज से 135 मिलियन वर्ष पहले इसमें अंदर कुछ अंदर को जैसे हमारा पूरा अर्थ होता है, अर्थ अर्थ के अंदर बहुत सारे लावा होते हैं, ठीक है? अंदर लावा होता है, तो उनका वो अक्सर तरल अवस्था में हमेशा वो एक्सपैंड करते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है, तो वो भी एक्सपैंड करती है, जिससे क्या होता है कि इनके बीच दरार पैदा हो जाती है। इसी दरार की वजह से ये जो हमारे जो भूगर्भिक, क्योंकि जब दरार पैदा होगी तो वहाँ से ज्वालामुखी का प्रस्फोटन होगा, जिसकी वजह से ये जो पूरा एक समूचा स्थलीय भाग था, ये कई भागों में बँट गया। ये भाग बँट गया, तो ये 2 भागों में बँटा पहले। ये एक हो गया लॉरेंशिया, इसको बोलते हैं लॉरेशिया, एक होता है गोंडवाना, ठीक है? तो यही लिखा है कि पेंजिया था, ये अंगारा लैंड, मतलब लॉरेशिया को हम अंगारा लैंड भी बोलते हैं। ये इसको हम अंगारा लैंड भी बोलते हैं, ठीक है? और ये है लॉरेशिया। तो इन दोनों का जो समुचित भाग ही है पेंजिया, ठीक है? तो पेंजिया के अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड के विभाजन से प्रारंभ होती है हमारी भूगर्भिक संरचनाएँ। आगे चलते हैं दोस्तों। समय के विभिन्न कालखंडों में गोंडवाना लैंड के विभाजन तथा उसके एक भाग के उत्तर में प्रवाह के कारण भारतीय भूगर्भिक संरचना का विकास हुआ। मतलब कि जो गोंडवाना लैंड है, ठीक है? गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया, जब इनके बीच जब दरारें पैदा हुई, तो क्या हुआ कि आगे चल के लॉरेशिया उत्तर की ओर खिसकने लगा, ठीक है? तो जिससे क्या हुआ कि हमारा जो क्या नाम है, भारतीय पेनिनसुला है, वो एक तरह से गोंडवाना का हिस्सा है। तो हमारे भारतीय पेनिनसुला का जो शुरुआत हुई थी, वो लॉरेशिया के उत्तर की ओर खिसकने की वजह से हुई थी, ठीक है? अब आगे चलते हैं। भारतीय भूगर्भिक संरचना की ऐतिहासिक कालक्रम के अनुरूप विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। यहाँ प्री कैम्ब्रियन आर्कियन संरचना से लेकर के धारवाड़, कुडप्पा, विंध्य, टर्शीलुगीन विभिन्न भूस्थलाकृति का विकास हुआ। मतलब कि जब इन सब चीज़ का विकास हो रहा था, इन सब का जब भौगोलिक अवस्थिति हो रही थी, तो इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे स्थलाकृतियाँ बनी, जिनको हम कई भागों में बाँटते हैं, जिसको हम कहते हैं धारवाड़, कुडप्पा, विंध्य और टर्शरी युगीन बोलते हैं, ठीक है? अब आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ की प्री कैम्ब्रियन युगीन स्थलाकृतियों में जहाँ अरावली पर्वत, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र, विंध्य श्रेणी आदि प्रमुख है, वहीं टर्शरी युगीन हिमालय पर्वत का विकास भारत के उत्तरी सीमांत क्षेत्र में विभिन्न उपकालखंडों में हुआ। अब आप यहाँ देखिए कि टर्शरी युगीन हिमालय पर्वत, पहले तो आप सोच लें कि हिमालय का विकास कब हुआ? तो ये हुआ टर्शरी पीरियड में, ठीक है? ये टर्शरी पीरियड में हिमालय का विकास हुआ। अब वहीं लेकिन है कि लिखा है यहाँ पर अरावली पर्वत, छोटा नागपुर पठार, विंध्य श्रेणियाँ आदि प्रमुख हैं। इनका विकास कब हुआ? इनका विकास हुआ दोस्तों प्री कैम्ब्रियन काल में, ठीक है? इसका मतलब है कि हिमालय से पहले की ये जो ये जो पर्वत हैं, ये पुराने हैं काफ़ी, ठीक? हिमालय ज़्यादा पुराने हैं,
ओके, क्योंकि जो हिमालय का जो विकास हुआ, वो तो बाद में क्या नाम है, इसको जो बोलते हैं हमारा इंडियन पेनिनसुला, इसके और यूरेशिया प्लेट के मिलने से हुआ है। अब आगे चलते हैं। और साथ ही आप लोग दोस्तों देख रहे होंगे कि जब अवस्थिति हो रही थी, तो क्या हुआ कि ये जो हमारा जो ऊपर जो लॉरेशिया वाला पार्ट है, इसका भी कई भागों में इसका भी कई भागों में इसके कई भाग बट गए। जो एक भाग बटा, ये हुआ नॉर्थ अमेरिका, और एक जो बटा वो हुआ यूरोप, और एक हुआ एशिया, ठीक है। और जो इसके जो दक्षिणी भाग था, जिसको हम बोलते हैं गोंडवाना लैंड, ठीक है, उसमें ये अफ्रीका बना, मेडागास्कर, ये इंडिया बन गया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और साउथ अमेरिका, ठीक है। तीन इनके पार्ट है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद क्या हुआ, ये अफ्रीका है, अफ्रीका पहले ये इंडिया यहाँ पर था, ठीक है। यहाँ से ये टूटा और आगे ये खिसकते खिसकते ये यूरेशियन प्लेट में मिक्सअप हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं अंगारा ने लॉरेशिया में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, इसको आप याद कर लीजिए कि अंगारा लैंड, जो कि हम उसको हम लॉरेशिया बोलते हैं, उसमें कौन कौन सी कंट्री आती है। इसमें यूरेशिया आती है, सॉरी, ये तो आपको, ये कौन कौन से कॉन्टिनेंट है, तो एक यूरोप कॉन्टिनेंट है, एशिया है, उत्तरी अमेरिका है और ग्रीनलैंड है, ठीक है। तो इसमें कौन से हैं, इसमें चार हैं। यूरोप है, एशिया है, उत्तरी अमेरिका है, ग्रीनलैंड है। कोई गोंडवाना लैंड में कौन कौन से हैं, इसमें एक है भारत प्रायद्वीप है, इंडियन पेनिनसुला है। वहीं पर एक है अफ्रीका, एक है ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और मेडागास्कर। मैंने आपको बता दिया था, ये जो अंटार्कटिका है, ये भी गोंडवाना का पार्ट है। ये ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी गोंडवाना का पार्ट है। इधर अपना भारत भी गोंडवाना का पार्ट है। ये मेडागास्कर है, ये अफ्रीका है और ये साउथ अमेरिका है। ये सब गोंडवाना का पार्ट है। आप यहाँ से इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। इसका जो नॉर्थ साइड है, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, और उसके बाद आपको ये पड़ेगा एशिया वाला पार्ट पड़ेगा, यूरोप पड़ेगा और ग्रीनलैंड ये पार्ट है, ठीक है। तो ये इसका नॉर्थ साइड है और ये सदर्न साइड है। आप इसको ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं। आप आगे चलते हैं दोस्त। ये है भारत में भूगर्भिक संरचनाओं का समय क्रम। इसका मतलब है कि कौन कौन से समय में कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं, उनके बारे में इसमें सब कुछ दिया गया है, ठीक है। अब सबसे वैसे क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन जिस टॉपिक से और जिस एंगल में क्वेश्चन आता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। पहला है कि ये मुख्यतः निम्न काल खंडों में विभाजित किया जाता है। जो भूगर्भिक इतिहास है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, इसको किन काल खंडों में विभाजित करते हैं, वो है इरा, इसे बोलते हैं महाकल्प, फिर होता है कल्प, फिर होता है युग, इपोज, ठीक है। ये अक्सर ये क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में पूछ लेता है। इसको आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप छोड़िएगा नहीं, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ये अक्सर क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में पूछ लेता है, तो इसको आप जरूर याद करिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये सिनेजोइक आपको यहाँ से पढ़ाते हैं, ये इसका जो स्टार्टिंग ही है। जैसे आप जानते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.4 13.4 अरब साल पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। ये देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13 अरब साल पहले हुई थी, तो उसमें दिया हुआ है। उसके बाद 5 अरब वर्ष पहले सूर्य की उत्पत्ति हुई थी। काफी लंबी समय लगा था। इसमें हीलियम हाइड्रोजन का काफी, जब वो पार्टिकल्स काफी ठंडे पड़ गए थे, आपस में मिले हैं, उसमें काफी सारे रिएक्शन हुए, तो इसके बाद सूर्य की उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद 4 करोड़ 80 साल पहले की, इसे हम बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन, ठीक है। ये तो 3.8 अरब से 4.8 अरब वर्ष पहले क्या हुआ कि यहाँ पर महाद्वीप महासागरों का निर्माण हुआ, ठीक है। महाद्वीपीय महासागरों का निर्माण हुआ, और महासागरों व वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हुई थी। कहने का मतलब है कि जब अर्थ आया था, तो अर्थ में उसमें काफी ज्यादा ज्वालामुखी थे, और ज्वालामुखी से काफी सारे इसमें गैस निकल रही थी, जिससे बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में फैल गया था और इसने पूरे अर्थ को कवर कर लिया था। तो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता इसीलिए हो गई थी। आगे चलते हैं। फिर नील हरित शैवाल आए, एक कोष की जीव आए। फिर बाद में कई कई करोड़ों साल बाद ये ठंडा पड़ा, धीमे धीमे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो छट गया, और छटने के बाद फिर धीमे धीमे महासागर में नील हरित शैवाल की उत्पत्ति हुई। वही अमीनो एसिड से हल्का फुल्का रिएक्शन करके फिर धीमे धीमे एक कोष की जानवर की उत्पत्ति हुई। ये कब हुई थी? 2.5 अरब साल पहले, और से 3.8 अरब वर्ष पहले। उसके बाद कई जोड़ों वाले जीव पैदा हुए, ठीक है। धीमे धीमे ये उत्पत्ति होने लगी, लेकिन ये बात सब बातें हैं प्री कैम्ब्रियन काल की है, ठीक है। मतलब आप प्री कैम्ब्रियन में यही कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इसमें क्या हुआ था। इसमें क्या नाम है, ब्लू एल्गी
इसमें पैदा हुई थी, इनकी इनकी उत्पत्ति हुई थी, और कई इसमें ये वो जो यूनिसेल्युलर जो जीव होते हैं, उनकी उत्पत्ति हुई थी। अब आगे चलते हैं, अब आते हैं पैलेजोइक ईरा में, इसको बोलते हैं पुराजीवी। अक्सर दोस्तों ये जो कालखंड है, इनका भी सीक्वेंस पूछ लेता है, तो इसको भी आप पढ़ ही लीजिएगा, ठीक है? इसका ये अक्सर खासकर यूपीएससी और आरओआर एग्जाम में ये बहुत पूछता है। प्लीज इसको आप पढ़ लीजिएगा। फिर कैम्ब्रियन काल आता है। कैम्ब्रियन काल का बस मोटा-मोटा याद कर लीजिए कि इस स्थल में उसमें कोई जीवन नहीं था, सिर्फ जल में ही बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव थे। ठीक है? बिना रीढ़ की हड्डी वाले, ठीक है? क्योंकि बैकबोन नहीं थी। फिर आता है ओर्डोविशियन काल, ठीक है? इस काल में पहली मछली की उत्पत्ति हुई। आप पहली मछली को जान सकते हैं कि काफ़ी पुरानी थी, वो भी सिर्फ बिना रीढ़ की हड्डी वाली मछली थी, ठीक है? आगे है सिलिरियन, सिलिरियन काल आता है। इस पे स्थल पर जीवन के प्रथम चिन्ह पौधे हुए हैं, ठीक है? अभी भी स्थल पे कोई कोई जानवर नहीं है, कोई भी जीव नहीं है, इसमें सिर्फ पौधे आए हैं। फिर डेवोनियन आता है, डेवोनियन काल में ही स्थल व जल पर रहने वाले जीव मिले। आप यूट्यूब है, आप एक बार सर्च कर लीजिएगा कि पहले जो जो जीव था उसे बोलते हैं टिकटालिक, ठीक है? टिकटालिक जो पहला हमें अगर साइंटिस्टों ने खोजा है, उसे बोलते हैं टिकटालिक। इसकी खोज, इसके पदचिह्न मिले हैं, जिससे हमें लगता है कि ये पहला ही जीव था टिकटालिक, जो जल से स्थल पे पहला कदम रखा था। अब आगे आते हैं, कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस पहले रेंगने वाले जंतु और रीढ़ की हड्डी वाले जीव मिले थे, ठीक है? अब यहाँ से कार्बोनिफेरस से आप ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट कालखंड हो गया। इसमें पहले रेंगने वाले जीव और रीढ़ की हड्डी वाले जीव मिले। वैसे क्वेश्चन पूछते नहीं है, बस खासकर ये जो कालखंड है, इनके बारे में क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लेते हैं, ठीक है? फिर रेंगने वाले जीवों की अधिकता इसमें ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि इसमें जल स्थलचर काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। फिर आते हैं मेसोजोइक ईरा, ठीक है? इसमें है थे क्रिटेशियस, जुरासिक, ट्रायसिक। ये इसका क्रोनोलॉजिकल फॉर्म याद कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्रिटेशियस, जुरासिक, ट्रायसिक, मतलब पहले ये आता है, फिर जुरासिक आता है, फिर क्रिटेशियस आता है। तो ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस, टीजेसी नाम से इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो इसमें पहले मेढक और समुद्री कछुओं का विकास हो गया। समुद्र इसके बाद डायनासोर का विकास हुआ, ठीक है? फिर डायनासोर का विकास हुआ, और डायनासोर उसमें काफ़ी अभी तो जो आधुनिक मानव हैं, शायद उनका भी जब से विकास हुआ अभी तक, वो लोग 10 लाख साल ही अभी तक उनका जीवन काल हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं कि डायनासोर का युग कितने साल तक रहा, 14.4 करोड़ से 20.8 करोड़, मतलब कि आप इसमें कम से कम तो 5 करोड़ साल तो उनका युग था ही था। फिर उसके बाद क्या हुआ, डायनासोर का विलुप्तीकरण हो गया। डायनासोर का विलुप्तीकरण किसमें हुआ था? ये हुआ था क्रिटेशियस काल में, ठीक है? और कहते हैं कि उत्तरी अमेरिका के एक मेक्सिको के आसपास एक जगह है, जहाँ पर वो बहुत बड़ा उल्कापिंड आके गिरा, उसकी वजह से सारे डायनासोर विलुप्त हो गए थे। तो ऐसा ऐसा थ्योरी है, तो आप समझ सकते हैं। तो क्रिटे क्या है, ट्राइसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस, ये जो काल है, इसको भी याद कर लीजिए, और इन काल में कौन कौन सी घटना हुई, इनको एक सरसरी निगाह से देख लीजिए। आगे आगे बढ़ते हैं। अब आता है सिनोजोइक ईरा। सिनेजोइक ईरा में नवीन जीवन मतलब एक नया जीवन आया, क्योंकि इसके बाद डायनासोर विलुप्त हो गए। कई करोड़ों साल तक धरती बिना जीव के रही। कुछ मैमल्स थे बस वो, लेकिन वो अंडरग्राउंड थे। उसके बाद धीमे धीमे ज्वालामुखी का भी उद्गार काफी होने लगा। फिर उसके बाद आइस एज आया। आइस एज आने के बाद फिर जब वो फिर धीमे धीमे कुछ ऐसा कुछ इन्वायरमेंट बना, जिससे पूरा आइस पिघल गया। पिघलने के बाद फिर धीमे धीमे पौधों की उत्पत्ति हुई, फिर नए जीव आए, और धीमे धीमे फिर छोटे स्तनपाई पहले आए, क्योंकि छोटे स्तनपाई ये थे कि वो जमीनों के अंदर घुस गए थे, जिससे उनके बचे रहने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो गई थी। चूहे हो गए, और जो छोटे मैमल्स हैं वो हो गए थे। उसके बाद खरगोश की उत्पत्ति हुई। इनका मतलब ये अपने आप को विकसित कर लिए थे, क्योंकि दोस्तों जो नेचुरल सिलेक्शन है, वो आप उसको नकार नहीं सकते। जो नेचर होता है वो अपने अनुसार वो चीज़ ढाल लेता है, ठीक है? इसीलिए जो चूहे थे बाद में खरगोश की तरह वो डेवलप हो गए। फिर मनुष्य से मिलता-जुलता जुलता ये वन मानुष जंतु फिर हो गया, मतलब वो विकसित हुआ। फिर वन मानुष फूल और फल और पौधे वृक्ष भी इसमें इस काल में आ गए थे, आज से 50 लाख साल पहले, 2.4 सीआर से पहले, और 50 लाख साल के बीच में। फिर जो 20 लाख से 50 लाख साल के बीच में, जिसे हम अधिनूतन कहते हैं, ये याद कर लीजिए, अधिनूतन। अधिनूतन में आरंभिक मानव मनुष्य के पूर्वज जन्म लिए हैं, जो कि हम कहते हैं कि अफ्रीका अफ्रीका से ही जन्म लिए हैं। उसके बाद कई सारे ऐसे ऐसे उनके कई सारे ब्रीड्स हैं, बहुत सारी उनकी जाति हैं, जो
अफ्रीका से निकली, अफ्रीका से निकलने के बाद वो यूरोप में गई हैं, उसके बाद वो सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट में गई हैं, फिर वो हमारे एशिया की तरफ आई हैं, उसके बाद फैली हैं, तो लास्ट में ह्यूमो इरेक्टस, ह्यूमो डांडेली, ह्यूमो सेपियंस, ये कई सारी जातियां मिली हैं। तो फाइनली जो हम हैं वो हम होमो सेपियंस के फॉर्म है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे फिर आते हैं, फिर ये चौथा चतुर्थ कल्प है, ठीक है। अब यहाँ से ये है, ये 10,000 से 20 लाख साल से 10,000 साल के बीच में क्या हुआ, फिर यहाँ आधुनिक मानव, जो आदि मानव थे वो आधुनिक मानव मानव बन गए, उनके सोचने की क्षमता, उनके चलने फिरने की क्षमता पहले के मानव से अच्छी बेहतर हो गई, सोचने की क्षमता विकसित हो गई। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको ये पढ़ा दिया है। अब ये आप इसको एक नए एंगल से पढ़िएगा, इसका आप क्रोनोलॉजिकल फॉर्म पढ़ लीजिएगा, और जो ये इरा पीरियड जो कालखंड है ये पढ़ लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि प्री कैम्ब्रियन काल जो था, ठीक है, उसमें कौन कौन से पर्वत, कौन कौन से स्थलाकृतियां उसमें निर्मित हुई थी। एक होता है आर्कियन, ठीक है। जो आर्कियन क्षेत्र था, एक था धारवाड़ क्षेत्र, एक था कुड़प्पा क्षेत्र, एक था विंध्य क्षेत्र। इन सबका जो रचना हुई थी वो किस आधार पे और कैसे हुई थी। तो चलिए हम पढ़ते हैं आगे। जी, तो आप इसको आप एज अ शॉर्ट नोट्स के रूप में देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो आप यहाँ आ सकते हैं। अब दोस्तों आगे चलते हैं। आर्कियन, आर्कियन काल है सर्वप्रथम गर्म गलित पदार्थों से शीतलीकरण, लावा मैग्मा रूपांतरण से तथा आर्कियन संरचना का विकास हुआ। कहने का मतलब है कि जो ज्वालामुखी से जो लावा निकलते थे, और लावा जब धीमे धीमे वो जब ठंडे हुए, तो ठंडे होने के बाद इन सब के जो रूपांतरण से जो संरचना का विकास हुआ उसे कहते हैं आर्कियन। ठीक है, मतलब कि गर्म लावा की जो ठंडे पड़ने पर जो भी संरचना विकसित हुई उसे आर्कियन बोलते हैं। जो और इनकी जो संरचना है वो ग्रेनाइट और नीस चट्टान से निर्मित है, ठीक है। इसमें ग्रेनाइट और नीस चट्टान की अधिकता, नीस मिनरल्स की अधिकता पाई जाती है, इसमें चट्टान है, ठीक है। आगे आते हैं। आर्कियन संरचना का विकास आधारभूत चट्टान के रूप में होने के कारण प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश क्षेत्रों में या नीचे की परतों में चले गए। ये जो आर्कियन चट्टान थी ना, काफी भारी थी ना, घनत्व तो काफी ज्यादा था। जो चीज भारी होती है वो अक्सर नीचे चली जाती है। केवल दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र और बुंदेलखंड के पठार और अरावली पर्वतीय क्षेत्र में या सतह पर नजर आते हैं, और हिमालय पर्वतीय क्षेत्र की जड़ों में भी आर्कियन संरचना मिलती है। अब सुनिए, ऐसा कॉन्सेप्ट है। आपने का दिखाता हूँ, अभी बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि ये आपका इंडियन प्लेट है, ठीक है। ये आपका इंडियन प्लेट है, ठीक है। और आप मैंने आपको दिखाया था कि ये यूरेशियन प्लेट है। यूरेशियन प्लेट है, ठीक है। ये प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है। यहाँ था टैथिस सी दिखाता हूँ आपको। ये जो जगह है आपका, ये जो जगह है, यहाँ था टैथिस सी, ठीक है। ये है इंडियन प्लेट, ये है यूरेशियन प्लेट। तो आप इसको मैं आपको 2D फॉर्म में दिखा रहा हूँ। ये टेनेसी, तो जब ये आगे आया ना, तो यहाँ पर पहले जो यूरेशियन प्लेट था, तो यहाँ पास थोड़े ऊंचे ऊंचे पठार थे, ठीक है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, तो यहाँ पास अक्सर नदियां बहती थी। जब ये नदियां बहती थी तो यहाँ से नदियों के साथ क्या होता है, सेडिमेंट्स भी आते हैं। सेडिमेंट आते हैं तो यहाँ पर उनका जमा हो गया, ठीक है। और जमा हो गया, और जमा होते होते यहाँ पर काफी सारा इकट्ठे हो गए। जब ये निक्षेपण हो गया ना, तो इसके बोलते हैं भूसन्नति, ठीक है। जियो, ठीक है, भूसन्नति बोलते हैं इसको। फिर क्या हुआ, धीमे-धीमे जब ये अंदर जो भूगर्भिक जो क्रिया हो रही थी, अंदर जो लावा गरम हो रहा था, जब गरम होके जब एक्सपैंड होता है ना, तो क्या होता है, इनके साथ-साथ ये जो प्लेटें होती हैं, प्लेटें भी एक्सपैंड करती हैं, ठीक है। ठीक है, इनका भी विसरण होता है, ये भी आगे बढ़ती हैं। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो प्लेटें थी, ये इंडिया की जो प्लेटें थी, ये आकर के आगे इनका ये बढ़ने लगे आगे। और आगे बढ़ने के साथ-साथ दोस्तों, ये आगे बढ़ी, और बढ़ने के बाद ये आगे बढ़ने के साथ बाद ये जो टेथिस सी था, ये टेथिस सी का जो प्लेटें थी, ये जो प्लेटें थी, ये आई और ये अंदर चली गई, ठीक है। ये अंदर धस गई, क्योंकि जो महासागरीय जो प्लेटें होती है ना, ये हल्की होती हैं, ये महाद्वीपीय प्लेटों के मुकाबले ये हल्की होती है, और सॉरी, ये भारी होती है, और ये हल्की होती है। तो जिसकी वजह से ये नीचे धस गई, और धसने के बाद क्या हुआ कि ये धसने के बाद ये प्लेटें आपस में टकरा गई, ठीक है। ये प्लेटों के टकराने के बाद इंडिया और यूरेशियन प्लेट भिड़ गई। और आगे बताता हूँ आपको, थोड़ा सा इस पर रफ कर दूं।
हाँ, ये तो इनके करने के बाद फिर क्या हुआ ना, जब 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 ये आपस में जब भिड़ी तो आपस में जब टकराने के बाद क्या हुआ ना कि इनमें काफ़ी सारे वलय आ गए, ठीक है? आप भी देखे होंगे जब आपस में टकराते हैं तो इनके अंदर उभार आ जाता है, ठीक है? उभार आ जाता है। तो यही चीज़ हुई। तो इंडियन जो प्लेट थी वो हल्का सा नीचे चली गई, टैथी सी भी चला गया और ये जो यूरेशियन प्लेट था इसमें हल्का सा मोड़ आ गया। मोड़ आने के बाद यही हमारे यही हमारे हिमालय का निर्माण का कारण बना है, ठीक है? इसे ही बोलते हैं ट्रांस हिमालय, इसे बोलते हैं बृहद हिमालय, इसे बोलते हैं लघु हिमालय और इसे बोलते हैं शिवालिका हिमालय, ठीक है? वैसे साइंटिस्ट कहते हैं कि जो ट्रांस हिमालय था ये पहले से ही मौजूद था, ये हिमालय का भाग नहीं है, ठीक है? इसलिए उसे ट्रांस हिमालय बोल देते हैं, इसलिए हाँ, बृहद हिमालय यहाँ से स्टार्ट होता है। तो आप समझ गए ना इसमें कैसी भूगर्भीय संरचनाएँ होती हैं। अब आगे चलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है और इसमें लिखा हुआ है कि अधिकांश क्षेत्रों में या नीचे की परतों में चले गए हैं, ठीक है? केवल दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र बुंदेलखंड के पठार और अरावली पर्वत क्षेत्र। दोस्तों ये जो इंडियन जो प्लेट है ना, ये अरावली क्षेत्र है और ये बुंदेलखंड क्षेत्र है, ठीक है? ये सब ये पहले से ही मौजूद थी, इसीलिए ये चीज़ें सतह पे दिखती है, ये लिखा हुआ है कि अ, यहाँ सतह पर नज़र आते हैं, इसलिए सतह पर नज़र आते हैं और जो इसके उत्तरी उत्तरी क्षेत्र का जो सतह था, वो नीचे चला गया, ठीक है? तो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र की जड़ों में आर्कियन संरचना मिलती है। कहाँ मिलती है? हिमालय पर्वतीय क्षेत्र की जड़ों में, तो इसीलिए जो हिमालय था यहाँ पर, इसके सतह के नीचे ये आर्कियन संरचना पाई जाती है, जड़ों में पाई जाती है। समझ रहे हैं कहने का मतलब क्या है? इनकी जड़ों में आर्कियन संरचना पाई जाती है। अब आगे चलते हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें जीवाश्म पाए नहीं जाते, क्योंकि जब ये आपस में लड़े थे ना, तो कॉमन सी बात है कि यहाँ पर जब ये लड़ते हैं तो ये अंदर जाते हैं, अंदर जाएँगे तो अंदर ये तरल रूप में बदलेंगे, तरल के मतलब कि अंदर ये मैग्मा बनेंगे और मैग्मा बनने के बाद जब ये बाहर आएँगे, तो इसमें जीवाश्म फिर बचते नहीं हैं, क्योंकि अक्सर ज्वालामुखी से निकले उद्गार में जीवाश्म बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं हमें, ठीक है? तो इसमें जीवाश्म नहीं पाए गए। आर्किन का क्रम की चट्टान मुख्य रूप से कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार, मेघालय का पठार और दक्षिणी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान बुंदेलखंड में पाई जाती है, ठीक है? ये इन क्षेत्रों में ज्यादातर पाई जाती है। आग्नेय चट्टान से निर्मित संरचना होने के कारण आर्किन चट्टानें धात्विक अधात्विक खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण संरचना है, लेकिन जटिल संरचना है। गहराई में नीचे की परतों में चले जाने के कारण आर्थिक दृष्टि से इनका दोहन करना कठिन है। मतलब कि ये जो इंडियन पेनिनसुला है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन इनका दोहन करना बहुत कठिन है, क्योंकि काफी जटिल संरचनाएं हैं। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं हम। प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली पहाड़ियों का निर्माण मोड़दार पर्वतों के रूप में हुआ था, या विश्व के सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतों में से एक है, ठीक है? ये जो अरावली पहाड़ है, इनका निर्माण कब हुआ था? प्री कैम्ब्रियन काल में। ये दोस्तों फैक्ट है, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है? ये अक्सर यूपी पीसीएस में और पीसीएस में और आरआरओ में पूछ लेगा, ठीक है? तो आप ये देख ले रहे हैं, आप ये देख सकते हैं कि जो अवसादी चट्टानें हैं, ये इनका विकास हुआ था टर्शरी काल में। ये देखिए, इनका विकास टर्शरी काल में हुआ था। ये सब बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है? आगे चलते हैं। धारवाड़। धारवाड़। अब दोस्तों, जो धारवाड़ था, ये आर्कियन संरचना एवं में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन और अपरदन के द्वारा प्राप्त अवसादों के निक्षेपण से धारवाड़ संरचना विकास हुआ। दोस्तों जो आर्कियन थे ना, आर्कियन जो संरचना थी, इनका जो निक्षेपण हुआ था, इनका जो निक्षेपण हुआ था, इनमें इसमें कई सारे जो मौसमी परिवर्तन हुए थे और वायु वायु की वजह से इसमें कई सारा इनका क्षरण हुआ। क्षरण होने के बाद, ठीक है, और काफी समय तक वर्षा हुई। इसके कारण ये अवसादों में इनका इरोजन हो गया। इरोजन होने के बाद फिर ये अवसाद में परिवर्तित हो गए और एक जगह आकर के इनका निक्षेपण हो गया। मतलब ये काफी एक जगह वो आकर के जम गए, ठीक है? इनका इकट्ठा भराव हो गया, जिसके कारण इनका धारवाड़ का विकास हो गया। जो जीवाश्म रहित कायांतित अवसादी चट्टान संरचना है, ये सबसे प्राचीन अवसादी चट्टानों में से है। दोस्तों इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, ठीक है? इसमें लिखा है जीवाश्म रहित कायांतित अवसादी चट्टानी संरचना है, मतलब जीवाश्म रहित, यहाँ पर जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं और ये अवसादी चट्टाने हैं और ये सबसे पुरानी
अवसादी चट्टानें हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक विकास कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में हुआ है। जो कर्नाटक का क्षेत्र है, अगर धारवाड़ के बारे में पूछेंगे, धारवाड़ का जो संरचना है सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में हुआ है? तो आप टिक लगा देंगे कर्नाटक के क्षेत्र में, ठीक है? इसके अतिरिक्त अरावली पर्वतीय क्षेत्र, छोटा नागपुर पठार क्षेत्र, मेघालय का शिलांग क्षेत्र में इसका विकास हुआ है। दोस्तों आप बाकी जानते हैं, लेकिन जो मेघालय का शिलांग क्षेत्र है, वो ये भाग मानते हैं शिलांग। यहाँ पास ये यहाँ पर राजमहल पहाड़ियां हैं और ये इसको छोटा नागपुर, सॉरी, इसको शिलांग क्षेत्र बोलते हैं। कहते हैं कि ये भी इसका भाग है, ठीक है? और यहाँ पास अब तो काफी सारे सेडिमेंट आके यहाँ पर काफी निक्षेपण हो गया है, जिसकी वजह से ये भाग भी भर गया है, ठीक है? ये ये इसको बोलते हैं बांग्लादेश, ठीक है? तो यहाँ पर गंगा का काफी सारा अवसादी अवसाद आकर के इकट्ठा हो गया, जिससे यहाँ पर ये पूरा फिलअप हो गया है। तो इसको इसका भाग बोलते हैं। ये है शिलांग क्षेत्र और ये है छोटा नागपुर पठार, इधर ही पड़ता है, ठीक है? आगे चलते हैं दोस्तों। भारत में धारवाड़ क्रम की चट्टान तो दोस्तों अगला पॉइंट है कि भारत में धारवाड़ क्रम की चट्टानें हिमालय की लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल व कुमायूं क्षेत्र में भी श्रेणी में भी पाई जाती है। तो ये जो दोस्तों इनका जो ये लद्दाख क्षेत्र है, ये लद्दाख क्षेत्र में पाई जाती हैं और बाद ये जास्कर भी इनका ही पड़ता है। वेट दोस्तों, जास्कर और ये कुमाऊं क्षेत्र जो है, इन क्षेत्र में भी धारवाड़ की चट्टानें अक्सर पाई जाती हैं, ठीक है? आगे चलते हैं। धात्विक अधात्विक खनिज संसाधनों से भंडार की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण होने के साथ साथ ये अवसादी चट्टानों से निर्मित संरचनाएं होने के कारण आर्थिक दृष्टि से इनका दोहन भी आसान है। बस इसमें क्या था कि आर्किन चट्टानों में क्या था, उनका दोहन कठिन था। लेकिन ये जो अ, धारवाड़ है, धारवाड़ का जो दोहन है वो आसान है। और और ये भी भंडार की दृष्टि से काफी संपन्न है। इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं दोस्तों? इसमें लोहा, अयस्क, मैग्नीज, सोना, चांदी, डोलोमाइट, अभ्रक और तांबा, इन सब में ये सब मिनरल्स बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों। कुड़प्पा, ये है कुड़प्पा। आर्किन और धारवाड़ संरचनाओं में अपरदन, दोस्तों इन जो संरचना थी, ये संरचना में काफी अपरदन हुआ काफी लंबे समय तक। और भौतिक संरचनाओं में परिवर्तन से, अब अपरदन के साथ इनमें भौतिक संरचनाएं में भौतिक रासायनिक परिवर्तन हुए। परिवर्तन के बाद से जो प्राप्त अवसाद थे, फिर इनसे अवसाद निर्मित हुआ और अवसाद जहाँ इकट्ठा हो गए, वो जहाँ निक्षेपित हो गए, उनसे कुड़प्पा संरचना का निर्माण हुआ, ठीक है? मतलब कि इधर से आर्कियन और धारवाड़ का दोनों का अपरदन हुआ, दोनों में क्षरण हुआ। क्षरण होने के बाद इनमें आपस में कोई रासायनिक परिवर्तन हुए। रासायनिक परिवर्तन होने के बाद जो ये संरचना बनी, इसमें इनका भी क्षरण हुआ। उसके बाद ये जहाँ पास इकट्ठा हो गए, निक्षेपण हो गया, वहां से कुड़प्पा संरचना का विकास हुआ, ठीक है? और इसमें चूना पत्थर का सर्वाधिक भंडार है। मतलब कि कुड़प्पा में चूना पत्थर बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और इसमें भी जीवाश्म आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? इसमें दोस्तों कुड़प्पा संरचना का जो सर्वाधिक विकास है वो दोस्तों आंध्र प्रदेश से कुड़प्पा क्षेत्र में है, ठीक है? धारवाड़ कहाँ था दोस्तों? धारवाड़ का कर्नाटक क्षेत्र में था और कुड़प्पा का आंध्र प्रदेश क्षेत्र में था, ठीक है? इसके अलावा ये तमिलनाडु के शिवराय, जेवादी और कृष्णा घाटी, पापघानी, चेयार घाटी, अरावली क्षेत्र में भी और छोटा नागपुर क्षेत्र में भी इनकी संरचना का विकास हुआ। मतलब कि जो प्रचुर मात्रा में है वो आंध्र प्रदेश के कुडप्पा क्षेत्र में पाया गया है। बाकी तो ये इन क्षेत्रों में भी तमिलनाडु कुछ क्षेत्रों में और कृष्णा घाटी, अरावली क्षेत्र में भी इनका विकास हुआ है। धारवाड़ चट्टानों की अपेक्षा कुडप्पा चट्टानें आर्थिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों इसमें वो मिनरल्स नहीं पाए जाते जो बाकी जो बाकी संरचनाओं में पाए जाते हैं। इसमें इन चट्टानों में लोहा, मैग्नीज, तांबा, निकल, रंगीन पत्थर मिलते हैं, ठीक है? ये उस हद तक वैल्यूएबल नहीं है जितनी हद तक जैसे इसमें गोल्डन है, इसमें सिल्वर है, डोलोमाइट है, अभ्रक है और इसमें क्या नाम तांबा भी है। तो ये ज्यादा कॉस्टली होते हैं, इसीलिए इनका और ऊपर से इनका दोहन भी अच्छा है। तो ये जो धारवाड़ का क्षेत्र है, यहाँ पर अक्सर बहुत सारी चीजें विद्यमान होती हैं। अब आगे आते हैं दोस्तों। ये संरचनाएं बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, एस्बेस्टॉस, संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है? वे बलुआ पत्थर और चूना पत्थर और संगमरमर की चट्टानें अक्सर इन्हीं क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर इस क्षेत्र में ये सब चीजें अधिक मिलती है। साथ ही दोस्तों हम कुछ तथ्य भी पढ़ लेते हैं और फिर बाद में पढ़ते हैं कुछ जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं जो अक्सर एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। बताता हूँ कौन कौन से। ये पेट्रोलियम पदार्थ, ठीक है, जो पाए जाते हैं, इनका निर्माण कब हुआ था और कहाँ से इनका पाया जाता है? ये टर्सरी क्रम की अवसादी चट्टानों में
पाए जाते हैं, ठीक है? टर्सरी क्रम में मतलब इनका निर्माण जो हुआ था टर्सरी काल में हुआ था, लेकिन अवसादी चट्टानों में ये अधिक पाए जाते हैं। साथ ही गोंडवाना क्रम की चट्टानें अधिक प्रसिद्ध हैं। गोंडवाना क्षेत्र में सबसे ज़्यादा किस मिनरल्स कौन से मिनरल ज़्यादा मिलते हैं? दोस्तों यहाँ कोयले ज़्यादा मिलते हैं गोंडवाना क्षेत्र में, जो कि हमारा ये वाला पार्ट है गोंडवाना क्षेत्र, ठीक है? धारवाड़ क्रम में कौन चट्टानें प्रसिद्ध हैं? दोस्तों यहाँ पर धात्विक चीज़ें मतलब कि जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी अधिक मिलते हैं। वहीं दक्कन ट्रैप में किस का निर्माण किस काल में हुआ था? ये हुआ था क्रिटेशियस काल में, ठीक है? दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियस काल में होता है। पृथ्वी पर सबसे व्यापक हिमयुग आइस एज आया प्लेस्टोनिक काल में, ठीक है? और एक और इसमें ये जो है ये इनके काल है गुंज, मिंडेल, रिस, वुर्म, ये जो काल है, ठीक है दोस्तों? इसको याद रखिएगा, ये पीसेस में आ चुका है। ये वाला क्वेश्चन पृथ्वी पर जो आइस एज है ये आ चुका है। अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड के मध्य में कौन सी भूसन्नति, मैंने बोला ना भूसन्नति, इसको बोलते हैं जियोसिंक्लाइन, जो अवसाद इकट्ठा हो जाते हैं उनको ही बोलते हैं। तो उनके बीच में कौन सी चीज है, अब कौन मध्य कौन भूसन्नति अवस्थित थी दोस्तों? इसको बोलते हैं टेथिस सागर, ठीक है? अंगारा लैंड ऊपर था, अच्छा गोंडवाना लैंड उनके बीच में टेथिस सागर था। विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था जल निक्षेपों के कारण। विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण किस काल में हुआ था? निर्माण हुआ था ये जल निक्षेपों कारण से विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था। देश की वर्तमान स्थलाकृति किस किस समय सुनिश्चित की गई थी? दोस्तों ये प्लेटोनिक युग में ही वर्तमान जो स्थिति, जो हमारा भारत का जो वर्तमान स्ट्रक्चर है जो दिखता है जैसा इसका जो फाइनल स्ट्रक्चर है वो प्लिस्टोसीन काल में ही वो मतलब बन गया था, ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों हम अगली अगली बात करते हैं विंध्य क्षेत्र, ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों अगला है दोस्तों कुडप्पा संरचना के अवसादीकरण और निक्षेपीकरण से विंध्य संरचना का निर्माण हुआ। दोस्तों इसमें भी वही चीजें हुई, इसमें भी इरोजन हुआ, ठीक है? और इसमें भी सेडिमेंट्री रूप से ही इसका भी निर्माण हो गया, मतलब कि अवसाद के रूप में ये विकसित हुआ और उसके बाद इनका एक जमाव हो गया। जमाव होने के साथ साथ विंध्य संरचना का विकास हुआ, उसमें भी रासायनिक और भौतिक परिवर्तन हुए थे। ये चट्टानें पूर्व में बिहार से सासाराम और रोहतास क्षेत्र से लेकर के पश्चिम में राजस्थान के क्षेत्र तक फैला हुआ है। कहाँ तक दोस्तों? ये बिहार से लेकर के राजस्थान तक है। और उसके बाद उत्तर में आगरा से लेकर के, यूपी आगरा है, ठीक है? वहां से लेकर के नीचे दक्षिण में एमपी में होशंगाबाद के तक फैला हुआ, मतलब ये बड़ा क्षेत्र है, तो आप इसको ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं। आगे आते हैं, विंध्य संरचना भी अवसादी चट्टान से निर्मित है, मतलब कि ये सब भी अवसादी चट्टान से ही निर्मित है, ठीक है? और इसमें लेकिन है कि इसमें आपको जीवाश्म मिलेंगे, जीवाश्म के भी प्रमाण मिलते हैं, ठीक है? इस क्षेत्र में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए। भाई आपको आर्किन में नहीं मिलते, धारवाड़ में नहीं मिलते, कुडप्पा में नहीं मिलते, आप किस में मिलते हैं? विंध्य क्षेत्र में मिलते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं दोस्तों। इस विंध्य क्षेत्र में लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर चट्टान निर्मित ऐसी संरचना है जिसमें धात्विक खनिजों संसाधनों का अभाव रहता है। यहाँ पर आपको धात्विक खनिज तो नहीं मिलेंगे, ठीक है? लेकिन भवन निर्माण से संबंधित पदार्थ आपको मिल जाएंगे, जैसे कि लाल किला बना है, ठीक है? सीरी का किला बना है, ताजमहल बना है। उन सबके जो पत्थर हैं अक्सर उनके मिनरल से आपको यहाँ मिल जाएंगे। पत्थरों की जो अधिकता होती है वो आपको विंध्य क्षेत्र में अधिक मिल जाएगी। आगे आते हैं दोस्तों, सांची का स्तूप, दिल्ली का लाल किला, सिकंदरा के अकबर का मकबरा और फतेहपुर सीकरी जैसे इत्यादि जो महल हैं, वो आप जिनका इनका जो निर्माण हुआ है, जिन पत्थरों से हुआ है, वो सब आपको विंध्य संरचना से मिलते हैं। वहीं दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि पन्ना तथा गोलकुंडा की जो प्रसिद्ध हीरा की खानें हैं, वो भी विंध्य क्रम में ही हमें अक्सर मिलती हैं, ठीक है दोस्तों? तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा जो विंध्य क्षेत्र है वो आपको वहां पर मिनरल्स आपको कम मिलेंगे, लेकिन जो आपको बहुमूल्य जो धातुएं हैं वो आपको जरूर मिल जाएंगी। जैसे हीरा खाने हैं, वो खासकर पन्ना और गोलकुंडा के खानों से मिली है। आगे आते हैं दोस्तों, जो पैलोजोइक कीड़ा है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? तो दोस्तों अगले पे आते हैं पैलेजोइक काल में। दोस्तों पैलेजोइक काल में पैलेजोइक काल में हम गोंडवाना के बारे में बात करते हैं। गोंडवाना जो क्षेत्र है दोस्तों, इसमें क्या हुआ था? पैलेजोइक युग में कैम्ब्रियन से लेकर के डोविनियन युग तक का समय प्रायद्वीपीय भारत में संरचनात्मक विकास के दृष्टिकोण से विशेष महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है? तो कैम्ब्रियन से लेकर के डोविनियन युग तक का समय जो है वो क्या नाम है, भारत के संरचनात्मक विकास के लिए उतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें वो घटनाएं नहीं हुई जिससे हमारे भारत का उसमें काफी संरचनाओं में काफी विकास हुआ, ठीक है? लेकिन कार्बोनिफेरस पर्मियन युग से मतलब प्रायद्वीप भारत में गोंडवाना संरचना का विकास हुआ। गोंडवाना संरचना का विकास कब हुआ? ये कार्बोनिफेरस पर्मियन युग में हुआ था, ठीक है? तो ये आप याद कर लीजिएगा।
आगे चलते हैं। इस युग में भू संचलन क्रिया के द्वारा धसाव की प्रक्रिया से संरचनात्मक बेसिन का निर्माण हुआ, जिसके अवसादों के निक्षेपण के द्वारा जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टान के रूप में गुंडवाना संरचना का विकास हुआ है। क्या हुआ दोस्तों? जब भू संचलन हुआ, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे जो स्थलीय भाग थे, उसमें काफी सारा धसाव हुआ, उसमें वो नीचे बैठ गई। इसके कारण क्या हुआ कि बेसिन का निर्माण हुआ, ठीक है? फिर उसमें कई सारे बहुत सारे अवसाद अवसाद जमा हो गए, जिसमें जीवाश्म युग, मतलब कि इसमें बहुत सारे सेडिमेंट्स और भी इसमें कई सारे फॉसिल्स थे, ठीक है? इसमें जीवाश्म थी और अवसादी चट्टान का निर्माण हुआ। इन सबको मिला करके ही गोंडवाना का निर्माण हो गया, ठीक? गोंडवाना संरचना का, ठीक है? और इसमें क्या था कि इस क्षेत्र में, क्योंकि इस समय क्या हुआ था, उसमें यहाँ पर बहुत सारी भौगोलिक और वोल्केनिक इरप्शन बहुत ज्यादा हो रहे थे, जिसके कारण यहाँ पर बहुत सारा लावा, द्रवित लावा यहाँ पे इकट्ठा हो गया और काफी वर्षों तक ये होता रहा, जिसके कारण यहाँ पर कोयला की मात्रा अधिक हो गई, ठीक है? और इसमें कोयले की बहुत सारी कैटेगरी होती है। इसमें बिटुमिन्स कोयला के भंडार की दृष्टि से ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण संरचना है। मतलब कि यहाँ पर बिटुमिन्स कोयला कैटेगरी है, इसका भंडारण सबसे अधिक है, ठीक है? गोंडवाना क्षेत्र पर। भारत में कुल कोयला भंडार का लगभग 98% संरचना इसी में पाया जाता है, ठीक है? कुल कोयला भंडार का, किसमें? गोंडवाना क्षेत्र का। अक्सर ये महाराष्ट्र का क्षेत्र पाया जाता है इसमें, महाराष्ट्र का है और मध्य प्रदेश का इलाका है। दामोदर महानदी, गोदावरी, सोन और नर्मदा नदी बेसिन है। इसलिए इसलिए प्रायद्वीप पठार का पूर्वी क्षेत्र कोयला भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न है। ये जो आप देख रहे हैं, ये उड़ीसा है, ये झारखंड है, छत्तीसगढ़ है। ये जो क्षेत्र है, ठीक है, ये गोंडवाना संरचना का यहाँ पर सबसे ज्यादा कोयला यही पाया जाता है। तो आप अक्सर देखे होंगे कि झारखंड में, छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा साइड में अधिकतर कोयले का उद्योग वहीं पर है। और वहीं पर आपने देखा होगा कि बड़े बड़े टाटा टाटा बिरला जैसे बड़े बड़े कंपनीज वहीं पर स्टैब्लिश्ड है, ठीक है? तो जैसे जैसे जमशेदजी टाटा, जैसे जमशेदपुर, जैसे एक शहर उनके नाम से शहर ही बसा दिया गया था, जमशेदपुर। यहाँ दामोदर नदी बेसिन में गोंडवाना संरचना का विकास हुआ, क्योंकि क्या हुआ था ना कि वहाँ जो क्षेत्र था उसके पास में एक दामोदर नदी बहती थी। तो क्या हुआ, लोगों को उद्योग स्थापित करने के लिए नदी की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है। इन्होंने इन्होंने नदी के पास में ही, और ऊपर से यहाँ मिनरल्स भी ज्यादा थे, तो यहाँ पर इन्होंने स्टैब्लिश कर दिए अपने फैक्ट्रीज। तो इस धीमे धीमे औद्योगिक केंद्र बन गया, ठीक है? लेकिन हमेशा से यहाँ दोहन होता रहा है, इसलिए कभी ये डेवलप हो ही नहीं पाया, ठीक है? इसीलिए हमेशा पश्चिमी जो स्टेट रहे वही डेवलप हो पाए हैं। हमेशा इनका दोहन किया गया है। इधर बिहार ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, झारखंड, उड़ीसा, इनका सिर्फ दोहन हुआ है, इसलिए हमेशा ये पिछड़े के पिछड़े रह गए हैं। और ये सब पश्चिमी भारत और डेवलप होता चला गया। आगे चलते हैं मेसोजोइक इरा में। दोस्तों, मेसोजोइक इरा की जब बात करते हैं तो उसमें दक्कन ट्रैप के बारे में बात करते हैं। इसका निर्माण कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। इस कल्प में क्रिटेशियस युग में शांत दरारी प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा बेसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना के रूप में दक्कन ट्रैप हुआ। ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत सारे क्या नाम है, ज्वालामुखी प्रक्रिया हुई थी, ठीक है? उनके कारण यहाँ बहुत सारे लावा निकले, और लावा का जब में शीतलन आई, तो इस कारण यहाँ पर बेसाल्टी चट्टान का निर्माण हुआ, ठीक है? उसके बाद इसे हम दक्कन ट्रैप ट्रैप बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रैप हो गया यहाँ पर, ठीक है? ऊपर से भी, नीचे से भी, तो यहाँ इसी ट्रैप हो गया, इसलिए वो दक्कन ट्रैप बोलते हैं। भारत में इस संरचना का विकास मुख्यतः महाराष्ट्र और मालवा क्षेत्र, जो कि हमारा गुजरात का क्षेत्र है और महाराष्ट्र का क्षेत्र है, उसमें ज्यादा हुआ था। इसके अतिरिक्त इस संरचना का विकास गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में, काठियावाड़ में दोस्तों जो आप ये देखते हैं, इस क्षेत्र में भी अधिक हो गया था, ठीक है? और उसके बाद कर्नाटक के मंगलूर में आप ये क्षेत्र पाए जाते हैं, मैसूर में क्षेत्र पाए जाते हैं, तमिलनाडु के कोयम्बटूर, मथुराई पठार में पाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश में भी कुछ क्षेत्र पाए जाते हैं, तेलंगाना के पठार में, छोटा नागपुर के पठार में। इन क्षेत्रों में ये थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, मतलब इनकी चट्टानें अक्सर वहां पाई जाती है, लेकिन जो बहुत बड़ा क्षेत्र है वो अक्सर आपको महाराष्ट्र और मालवा के क्षेत्र में ही मिलेगा। यहाँ पर बेसाल्टी चट्टानों के अपरदन और अपक्षयन से, मतलब इनका अपरदन हुआ, अपक्षय हुआ, ये वर्षा से, बहुत सारे मौसमी घटनाओं से इनका अक्षय पतन होता रहा, जिसके कारण ये जो चट्टानें थी ये घिस-घिस के ये ये धूल कणों में मृदा के रूप में ये फॉर्म हो गई, और यहाँ पर काली मिट्टी का विकास हो गया। काली मिट्टी में सबसे ज्यादा किसकी खेती होती है? वो होती है कपास की, ठीक है? तो आप ये याद कर लीजिएगा। और और वैसे भी जानते हैं, जहाँ पास जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो बहुत सारे मिनरल्स निकलते हैं, इसीलिए खनिज संसाधनों से संपन्न क्षेत्र में से एक हो गया ये, ठीक है? आगे चलते हैं दोस्तों। अब आते हैं सेनोजोइक इरा में। सेनोजोइक का अर्थ है नवीन जीवन, मतलब कि वही आधुनिक मानव का इसमें विकास हो रहा था। तो उसके बारे में बात करते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों।
इसको हम इसका एक छोटा सा माइंड मैप है, आप इसको देख लीजिए। इसको टर्शरी, इसमें एक टर्शरी काल है और एक क्वाटरनरी काल है, ठीक है। क्योंकि इसमें एक आइसेज आया था, तो ये आइसेज के पहले का काल है, इसका प्लिस्टोसीन बोलते हैं, और आइसेज के बाद का काल है, से भारत के उत्तरी मैदान एवं तटीय मैदान का निर्माण हुआ था, ठीक है। तो इसमें भारत के उत्तरी मैदान में तटीय का निर्माण हुआ था, जिसको हम फिर, जो कि हिमयुग से पहले का बात है, तो इसमें ही प्लिस्टोसीन काल में ही हिमयुग के निर्माण की उत्पत्ति होना स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे। तो सेनेजोइक महाकल्प में टर्सरी युग में भारतीय और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से उत्पन्न संपीड़ित बल के कारण वलन की प्रक्रिया से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। मतलब कि भारतीय और यूरेशियन प्लेट, ये भारतीय प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है, इन दोनों का जब टक्कर हुआ तो यह वलन पड़ गया, ठीक है। वलन पड़ गया तो ये हिमालय का निर्माण हुआ, ठीक है। तो यही हो गया, ये हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। इस प्रक्रिया के तहत सबसे पहले प्लायोसीन इयोसीन काल के मध्य में टेथिस सागर संकुचित हुआ। ये एक काल है, क्योंकि कोई भी घटना होती है कल सुबह तो हो नहीं जाएगी, या फिर आप रात को सोए सुबह उठ गए तो तुरंत ये हिमालय तो बन नहीं जाएगा। इसको बनने में कई करोड़ों साल लगते हैं। ये हर साल 1 इंच 2 इंच 3 इंच ऐसे बढ़ता है, ठीक है। तो इसको करने में काफी समय लगता है। तो इसको कम से कम 5-6 करोड़ साल लग जाते हैं। तो क्या हुआ, देखिए बीच में टेथिस सी था, टेथिस सी का संकुचन हुआ। जब जब भारतीय और यूरेशियन प्लेट जब आपस में टकराई, तो बीच में जो टेथिस सी था उसका संकुचन हो गया और वो अंडरग्राउंड चला गया, ठीक है। जिसे जिससे आईटीएसजेड का निर्माण हुआ। इंडस सांगपो सिट्योर जोन बोलते हैं, ठीक है। अब आता है ओलिगोसिन। ओलिगोसिन कॉल मतलब कि अ, इस काल में इनका टकराव हो गया, ये एक रीजन है। सेकंड पे आते हैं हम। अगला क्या हुआ, वलन की प्रक्रिया के बाद इसमें ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ। ट्रांस हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ? ओलिगोसीन में, ठीक है। इसको वैसे क्या बोलते हैं इंग्लिश फॉर्म में? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अब आते हैं थर्ड में। मायोसीन काल में क्या हुआ दोस्तों? मायोसीन काल में एक लघु हिमालय का जन्म हुआ, ठीक है। क्योंकि ये जो आप सोच रहे हो कि टकराने के बाद अचानक चारों जो इसमें ट्रांस हिमालय, मिडिल हिमालय, जो हिमालय जो का संरचना हुआ, इन सब की संरचना बहुत समय लग गया था इनको होने में। तो ये अलग अलग काल में इनको विभाजित कर दिया गया है। तो मायोसीन में लघु हिमालय का उत्पत्ति हुई, ठीक है। इसको इसको मेन बाउंड्री फॉल्ट बोलते हैं। अब आते हैं प्लायोसीन में। चौथा है प्लायोसीन। प्लायोसीन में शिवालिका हिमालय का निर्माण हुआ, ठीक है। शिवालिका का निर्माण हुआ। ये हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से है। मतलब कि ये अभी भी बन रही है। इसमें अभी भी अक्सर यही काफी सेंसिटिव जोन है, जहां पर अक्सर भूकंप आते रहते हैं। इसी क्षेत्र में ही, इसी क्षेत्र के आसपास ही दिल्ली बसा हुआ है, इसलिए वहां पास ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं। प्लायोसीन के अंत तक, वही दोस्तों, प्लायोसीन के अंत तक में, जो उसके प्लायोसीन का जो अंतिम समय था, ठीक है, इसके युग का, तो संरचना का विकास हुआ। तो प्लायोसीन के अंत तक, अच्छा, अंत तक ही हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट संरचना का विकास हुआ। हाँ, ठीक है। जहां जहां से भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट के नीचे छेपड़ हो गया, मतलब कि जो भारतीय प्लेट थी वो यूरेशियन प्लेट के नीचे चली गई, और इससे हिमालय का निर्माण हो गया। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये एक तरह से ये उत्तरी मैदान है, और ये तिब्बत का पठार है। मतलब ये चाइना का एरिया है, और ये इंडिया का एरिया है, ठीक है। और ये सबडक्ट हो गया, और ये आगे बढ़ गया, जिसके कारण से यहाँ पर ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय का विकास हो गया। ओके दोस्तों। दोस्तों, प्लिस्टोनी जो हिमयुग था, जो आइसेस था, इसके बाद हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से जलोढ़ से निर्मित संरचनाओं के रूप में भारत के उत्तरी मैदान की उत्पत्ति हुई। मतलब कि जो हिमालय था, यहाँ जो नदियां निकली हैं, सिंधु, गंगा, जो और भी सब नदियां निकली हैं, इन सब इन्होंने अपने साथ अवसाद भी लाए, वहां के जंगलों से, वहां के चट्टानों से अवसाद के रूप में निक्षेपण हुआ। जिससे क्या हुआ कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ, और ये इससे विशाल उत्तरी मैदान की उत्पत्ति हो गई, ठीक है। और इस उत्पत्ति, और इसी समय समुद्र जल स्तर में होने वाले परिवर्तन के कारण तटीय मैदान में जलोढ़ से निर्मित संरचना का विकास हुआ। और वही दोस्तों, आगे क्या हुआ, आगे है सेनोजोइक इरा। दोस्तों, सेनोजोइक के चतुर्थ महाकल्प में, अभिनव अत्यंत नूतन युग में
ही विशाल मैदान में बांगर खादर, दोस्तों खादर न्यू मिट्टी थी, जो खादर जो नई मिट्टी थी, और बांका जो पुरानी मिट्टी थी, इनका विकास हुआ। और झेलम, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों की वेदिकाओं, मतलब आदि नदियों के प्रवाहों का निर्माण इसी काल में, मतलब सेनेजोइक ईरा में, इसमें बांगर बांगा जैसी मिट्टी, खादर मिट्टी का निर्माण हुआ, साथ ही इन नदियों का भी निर्माण हुआ जो आज आज बहती हैं। दोस्तों, आज हमने इस चैप्टर के बारे में पूरा पढ़ लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए, ठीक है? और प्लीज इसको जरूर शेयर करिए, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है इसको पढ़ाने में, और काफी स्टडी करनी पड़ती है। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज और लाइक सपोर्ट जरूर करिएगा। और आप इसके क्वेश्चन भी आप इसको कॉपी कर देख लीजिए। अगर आपको क्वेश्चन कर पाए तो प्लीज इसको देखिए। चट्टान प्रणाली भारत की नवीनतम कौन सी है? विंध्य है, धारवाड़ है, कुडप्पा है, गोंडवाना, बताइए तो कौन सा क्वेश्चन है, इसमें कौन सा आंसर है? भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे कहते हैं जुरासिक भूखंड, इंडियन, आर्यावर्त या गोंडवाना। कॉमन इजी क्वेश्चन है, मतलब ऐसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। शिवालिक शिलालिक का निर्माण कहाँ हुआ था? तो देखिए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।